आई एम रियली कन्फेसिंग कि मैं भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करती। डॉक्टर अजीत, जब भी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो मिसकॉन्सेप्शन उसके साथ आता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको लगता है कि उनका जो ऑर्गन का साइज है वो स्मॉल है और उससे वो मतलब इतना इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे तो मैरिज ही नहीं करनी, मुझे किसी लड़की ने बोल दिया या किसी मुझे मेरे फ्रेंड ने बोल दिया अरे तेरा तो साइज़ छोटा है। अब वो मुझे किसी ने पोर्नोग्राफी दिखा दी, उसमें साइज़ इतना बड़ा होता है तो मैं तो मैरिज करूँगा ही नहीं। इतना बड़ा ये जहर फैल चुका है स्पेशली इन मेन। दुनिया में बहुत सारी शिलाजीत मिल रही है, किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें। शिलाजीत लेने के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सो इनिशियली ओनली 2 and 2.5 inches, that is the only part where the vagina is got the sensation. Every woman irrespective of her health कि मेनोपॉज आने के टाइम में मुझे ड्रास्टिक रिंकल्स नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपनी स्किन की सैगिंग नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, राइट? क्यों होता है उस टाइम में? उस टाइम में एस्ट्रोजन गिरना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी रेमेडी हो कि वो एस्ट्रोजन को हम मेंटेन करके रखें। बहुत सुंदर एक बहुत प्यारी एक हर्ब होती है। कोई भी चीज़ की मतलब 4 वाइग्रा खाने से 2 वाइग्रा खाने से साइज इंक्रीज हो जाता है, जस्ट इमेजिन। तो उनको बोला कि अगर आप ये भस्में लोगे ना तो आपका साइज बढ़ जाएगा और फिर आपका टाइमिंग्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। उनको किसी ने बोला और उन्होंने टॉक्सिसिटी लेवल तक स्वर्ण भस्म दी और नेक्स्ट डे वो आईसीयू में जाके एडमिट हुए। दूसरा, लोगों को टाइमिंग्स का बहुत इशू रहता है। अरे मैंने देखा था एक पिक्चर में, वो तो आधे घंटे तक मतलब ही वाज गुड ऑन इन द बेड, तो मेरा तो टाइमिंग्स डॉक्टर साहब सिर्फ 4 या 5 मिनट है। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग मतलब कम पढ़े लिखे हैं। इवन अ वेल एजुकेटेड मैन वुड स्पीक लाइक दिस। देखो समझो, प्री मेच्योर इजैकुलेशन जो होता है, we diagnose the premature ejaculation when ejaculation happens in less than। और जब विंटर्स आ जाती है ना तो हर फीमेल को क्या शिलाजीत का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है? तनाव या फिर स्ट्रेस हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम जानते हैं कि तनाव से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा। लेकिन तनाव हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर रहा है। ख़ासकर अगर हम मेन हेल्थ की बात करें तो हम पाते हैं कि इसका सीधा सीधा असर वहाँ देखने को मिलता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान डॉक्टर अजीता, जो कि आयुर्वेद की एक्सपर्ट हैं, जाना माना चेहरा है। वो हमें बताएंगे कि तनाव किस तरीके से मेन हेल्थ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट, सीधा सीधा प्रभाव छोड़ रहा है। जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू प्रियंका, इट्स प्लेजर टू बी इन योर स्टूडियो। थैंक यू। एक्चुअली ये तो देखिए, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, और ये भी है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप मुझसे बेहतर तरीके से जानती हैं, बिकॉज़ आप इतने लंबे टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हैं, कि एक ऐसी चीज़ है जिस पे अक्सर बात नहीं होती, वो तनाव के साइड इफ़ेक्ट कुछ और हैं, और आई थिंक आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। तो किस किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं आमतौर पर? जो नॉर्मल में डायबिटीज़, बीपी की बात नहीं करें, वो हम सब जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं तनाव से एसोसिएटेड है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं? जो स्ट्रेस होता है ना प्रियंका, स्ट्रेस का हम बहुत अच्छी कॉम्प्लिकेशंस जो हमें जो हमारे टिप ऑफ द टंग पे होती हैं कि स्ट्रेस हुआ, बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस हुआ, डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रेस हुआ उसकी वजह से किसी लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रेस हुआ तो किसी को कॉन्टिन्यूस जो है परमानेंट एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जो स्ट्रेस हुआ, जो एक बिहाइंड द कर्टन एक प्रॉब्लम है, you understand that behind the curtain problem is like the exponentially high, but that is very less sung. So अब मैं कहूँगी कि बहुत ही अनसंग एस्पेक्ट है
उस मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टैबू है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि मेन का जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए वो जोल्ट है. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंस सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी. जो मेंस का डिसफंक्शनैलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी स्ट्रेस के होने की वजह से मेन एंड वुमेन दोनों में कॉमन है. बट सिंस when we talk about this sexual intimacy, so we always say it's just like nature's law. Man would start and female would receive it. So जो men sexual dysfunctionality है out of like the stress complication, मैं उसको सबसे ऊपर रखती हूँ. उसका कारण जो यही है कि men is a giver, man is a giver and woman is a receiver. So इस प्रॉब्लम के बारे में मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में काम कर रही हूँ और मुझे ये भी लगता है कि पहले आई टेल यू one story. Being a female doctor, I was also very hesitant to speak on this issue because आप डॉक्टर हो, that is your professional personality, but then you are a woman also. So मैं कभी भी खुल के, मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आता भी था तो मैं पसंद नहीं करती थी. मतलब आई एम रियली कन्फेसिंग ऑन योर दिस स्टूडियो, आपके चैनल पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करती थी. हुआ कुछ ऐसा कि जब कोविड हुआ था 2020 में, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हुआ था, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हुआ था. स्ट्रेस और डिप्रेशन के चलते बहुत सारी फैमिलीज डिसइंटीग्रेट हुई थी. करेक्ट. तो जब ये लॉकडाउन खुला ही खुला था तो हार्डली मेरी वो ट्विटर पे मेरी वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुई थी कि कैसे एक डॉक्टर इतना बड़ा किट लगा के पूरा दिन बैठते हैं. सो मेरे पास एक पेशेंट आया, वो मुझे ट्विटर पे ही फॉलो करते थे और ही केम टू मी एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि मुझे डॉक्टर साहब बहुत नींद की प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ रोज़ ख़राब होती, मतलब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मुझे हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मतलब डाइजेशन भी ठीक नहीं है, माने कुछ भी ठीक नहीं है. तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे बात करते करते लगा कि जो ये प्रॉब्लम मुझे बोल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तो कहीं कुछ और है. So I made him to sit comfortably in front of me and I said first relax. मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं. मेरा इतना बोलने की देर थी and that gentleman, उनकी आंखों में आंसू आ गए. कहते डॉक्टर साहब आपने सही पकड़ा, मैं छुपा रहा हूँ आपसे, मुझे सुसाइडल टेंडेंसी हो चुकी है. रीज़न इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक है कि मेरी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं है. सो आई हैड 3 गर्लफ्रेंड्स, मेरा ब्रेकअप हुआ, अभी मैं फिर से रिलेशनशिप में हूँ बट ये मेरी लाइफ की आखिरी उम्मीद है. तो मैं बड़ा मतलब यत्न करके बहुत मतलब साहस जुटा के आपके पास आया हूँ. मुझे नहीं पता कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. उस टाइम में प्रियंका मैं इस सेक्सुअल वेलनेस के उस पे काम ही नहीं करती थी. नॉलेज था बट बीइंग आई एम अ फीमेल डॉक्टर आई नेवर वांटेड टू स्पीक वेरी ओपनली अबाउट इट. बट व्हेन आई सॉ दैट मैन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि माने कितना बड़ा जोल्ट है ना कि कोई इंसान सुसाइड करने तक पे मजबूर होने का सोच रहा है, तो माने कितनी लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये. तो उस टाइम मैं अपनी उसमें क्लिनिक में मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस अपनी बनाई, कुछ मतलब मिक्सचर्स बनाए और मैंने उनको बोला कि ठीक है आप 1 मंथ तक मेरा ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करो. एंड ऑफ कोर्स आई काउंसल्ड हिम फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू. इस बात को 2 महीने हो गए. 2 महीने के बाद जब थोड़ा माहौल भी खुलना शुरू हो गया था ना लॉकडाउन के बाद, तो आफ्टर 2 months one gentleman he walked into my clinic और वो मेरे पास आए, कहते डॉक्टर साहब आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं. तो कहते ये पहले तो ये आपके लिए गिफ्ट है. he gave me a sweet box and I said कि मतलब क्यों? याद है जब लॉकडाउन खुला था तो मैं आपके पास आया था, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, आपने मुझे कुछ फॉर्मुलेशन दी. अब मैं मैरिड हूँ, I'm enjoying my life, and that time I got
लिटरली जिटर्स। मैंने कहा मेरा एक ये सोल्यूशन अगर एक इंसान की जान बचा सकता है तो मैं अपनी इस नॉलेज को पर्दे के पीछे क्यों रखूं? And that was the time when I really started that I will speak very openly about men's wellness, which especially I'm talking about the men's sexual wellness. और मुझे ये भी पता था बीइंग अ फीमेल डॉक्टर मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, बट माई इंस्पिरेशन वॉज दैट माई पेशेंट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी एंड टुडे आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास आज की डेट में ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मेरे मन में और इच्छा होती कि मैं और लोगों की हेल्प करूं. सो दैट्स हाउ फिर मैंने इस अपने प्रोडक्ट का नाम ही रख दिया आईरेड रेंज. ओके, तो आईरेड के पीछे भी एक कहानी है कि मैंने इसका नाम आईरेड क्यों रखा. सो आई मीन्स वेरी कस्टमाइज्ड आई एंड रेड इज द एनर्जी ऑफ वाइटैलिटी. ओके, So that's how I named the product of mine iRed range. And इस रेंज में मेरे पास ऑयल है जो कि लोकली ऑर्गन पे अप्लाई करना होता है, एंड देन कुछ मिक्सचर है अगेन हर्बल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का. उसको आपको जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं वो दूध में ले सकते हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है दे कैन हैव इट इन वाटर एंड शिलाजीत. सो ये मेरा कहानी जो है वो यहाँ से शुरू हुई थी. राइट. तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरीके से एक पेशेंट को आपने देखा और आपकी जो भी आपने जो उनको रेमेडीज़ या जो दवाइयाँ नॉट रेमेडीज़ जो भी बताया, उसके बाद कितना मतलब उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी उसके बाद लगा कि ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए. अच्छा, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे आपने बताया शिलाजीत. हालांकि हम जो आपकी स्टोरीज़ हैं हम आगे भी से बात करेंगे, पर चूँकि जिक्र आपने किया शिलाजीत का, तो शिलाजीत को हमेशा वाइटलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है, पर्टिकुलरली मेन, फीमेल्स भी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. तो अब ये है कि आप हमें बेटर तरीके से बता सकती हैं कि क्या शिलाजीत का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस्तेमाल कैसे करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो शिलाजीत के लिए ना आयुर्वेद में एक टैगलाइन है. उससे पहले मैं एक वर्ड बोलूँगी कि अगर हम जनरल एक सर्वे करें, हम लोगों से पूछें कि शिलाजीत किस चीज़ के काम आती है, तो 10 में से 8 लोग हमें यही जवाब देंगे कि ये सिर्फ सेक्सुअल एनहांसर का एक प्रोडक्ट है, राइट, और वाइटैलिटी को इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो कि शिलाजीत का मात्र एक हिस्सा है. इसके प्रॉपर्टीज का एक हिस्सा है, कंप्लीट नहीं है. अगर ऐसा होता तो आयुर्वेद में शिलाजीत को कहा जाता वॉरियर ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी, जबकि आयुर्वेद में इसको क्या लाइन दी गई है, वॉरियर ऑफ टायर्डनेस. सो व्हेन शिलाजीत इज कॉल्ड एज वॉरियर ऑफ टायर्डनेस, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे लिखा गया है, ठीक है ना. सो जब शिलाजीत को वॉरियर ऑफ टायर्डनेस बोला गया है तो ये क्या क्या करती है. इट इज इम्यूनो बूस्टर. ओके, इम्यूनिटी बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है. ये आपका वेट मैनेजमेंट में काम करती है, ये आपकी बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इम्प्रूव करता है. इन विमेन जब पेरीमेनोपॉज का स्टेज आना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम में वुमन इज मोस्ट वनरेबल, जहाँ पे उसको बोन्स का प्रॉब्लम होना ही होना है. राइट. इसके चलते अभी एक और एस्पेक्ट चेंज करूँगी, आपको बताना चाहूँगी. सो उस टाइम में विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है. एटीपी बूस्टर इज़ वन पार्ट. ओके, राइट. सो शिलाजीत की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो आपके मेंटल कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में शिलाजीत का बहुत सुंदर रोल है. जो लोग शिलाजीत लेते हैं, जब उसको टायर्डनेस नहीं होती, अब आयुर्वेद जो है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करता है. मतलब एलोपैथी में हम क्या करते हैं, सिम्टम बेस्ड चलते हैं ना. आयुर्वेद इज अ वेरी वाइड हॉराइजन है इसका, राइट. सो जब इसको वॉरियर ऑफ टायर्डनेस बोला है तो इट इज काउंटिंग बोथ टायर्डनेस, मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल. तो आपका वो फंक्शन भी इम्प्रूव करता है. नाउ जो शिलाजीत जो है पेरीमेनोपॉज वुमन में आपने देखा होगा कि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, राइट. क्यों होता है उस टाइम में? उस टाइम में एस्ट्रोजन गिरना शुरू हो जाता है.
And estrogen is that hormone which is a complete counterpart of testosterone, right? Man का पिलर क्या है? टेस्टोस्टेरोन. वुमन का पिलर क्या है? एस्ट्रोजन. सो जब एस्ट्रोजन नीचे गिरना शुरू होता है तो उससे बोन्स की हेल्थ खराब होती है. अब आयुर्वेद में बोन्स, अस्थि धातु का जो मल होता है, हर धातु का एक मल होता है, मतलब दैट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, आई वुड नॉट लाइक टू टच हियर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हर धातु का एक मल होता है. तो अस्थि धातु का मल क्या होता है? नख माने आपके नेल्स और केश. तो जब हेयर फॉल होगा, जब हेयर थिनिंग होगी, तो डायरेक्ट आप हेयर पे जो मर्जी काम कर लो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा. आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? इंटरनल हेल्थ पे. इंटरनल में किस सेगमेंट को चेंज करना है आपको, इसको किसको देखना है? अस्थि धातु. व्हाट इज अस्थि धातु? योर स्केलेटल सिस्टम, राइट? तो हमने देखा ना, कंटेम्प्रेरी डॉक्टर भी लिखते हैं कैल्शियम लो, कैल्शियम लो. वो भी इनडायरेक्टली कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आपकी बोन्स को. बट दैट इज दी वन पार्ट, वन एलिमेंट ओनली. सो जब शिलाजीत आप लेना शुरू करोगे तो वो शिलाजीत आपकी अस्थि धातु के अंदर, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ना, वहाँ जाके काम करता है. तो जब वो स्ट्रांग होगा तो उसका मल भी स्ट्रांग होगा, आपके नेल्स की हेल्थ अच्छी होगी, ब्रिटल नहीं होंगे, राइट? आपके नेल्स पेल नहीं होंगे और आपके बालों की थिनिंग नहीं होगी. सो शिलाजीत जो है वो खजाना है. और अब इसको लेना और कैसे? इतना लिमिटेड कर दिया गया है ना, हाँ, कि सिर्फ ये बेनिफिट है. एग्जैक्टली, बिकॉज उसकी तरफ से शिलाजीत को बेचना बहुत आसान है. वेयर आई से कि पेरीमेनोपॉज वुमन, माने जैसे आपका 35 इयर्स की वुमन का जब वो स्टेज आती है, हर वुमन को, एवरी वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ हर हेल्थ, कि उसको इलनेस है या नहीं है, इफ़ शी रियली वांट्स कि मेनोपॉज आने के टाइम में मुझे ड्रास्टिक रिंकल्स नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपनी स्किन की सैगिंग नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपने हेयर की थिनिंग नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपने स्किन का ग्लो ख़त्म नहीं चाहिए. सो दैट वुमन हु इज़ वेरी ब्यूटी एस्पिरेंट, बिकॉज वो वुमन का एक गहना है, you know, the beauty is the ornament of a woman. तो ये तो भगवान ने नेचर ने ही ऐसा बना के भेजा है. तो every woman at the age of 35 should take 4 months regular शिलाजीत. 4 months के बाद छोड़ दो, और फिर अगले साल फिर 4 months के लिए लो. तो ये एज अ प्रिवेंशन काम करती है. और मान लीजिए किसी को उतना, जिसने ये पॉडकास्ट जो सुनेंगे वो लोग तो कर सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है और 35 में या उसके आसपास नहीं शुरू किया और एज 45 या 50 ऐसे कुछ हो गई है, नो प्रॉब्लम, इवन देन वी शुड स्टार्ट इट. तो उस टाइम में जो आपके अंदर डैमेज हो चुके हैं उनको ये रिपेयर करना शुरू करेगी. जो एज मैं कह रही हूँ वहाँ से स्टार्ट करना है तो वो डैमेज नहीं होंगे. यू नो, इट वुड वर्क एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इनसाइड योर बॉडी, राइट? अब आपका एक और क्वेश्चन था कि इसको लेने का सही तरीका क्या है. सो शिलाजीत को 500 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं लेना है, वो इसका अतियोग होता है. और इसको लेने का जो उत्तम अनुपान है एज पर आयुर्वेदा, दैट इज मिल्क. गाय का दूध हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मिल्क. बट नाउ अ डेज अगेन, जब ये हमारे शास्त्र लिखे गए थे तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और है. सो बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है. तो अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो देन दे शुड टेक इट इन ग्रीन टी और प्लेन वाटर. बट शिलाजीत लेने के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. सो डूज में मैं पहले बात करूंगी, जो हमने पहले बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे लेना है, इसके साथ आपको कौन सी एज के साथ स्टार्ट करना है, कितना डोज होना चाहिए, दैट इज द डोज हो गए. इस डोज में कुछ चीज़ें और ऐड होंगी. वाटर, एनीवन जो भी शिलाजीत ले रहे हैं उनको अराउंड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपके वर्किंग आवर्स में, राइट? उसमें आपका 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिलाजीत उत्तेजक होता है, उष्णवीर्य होता है, तो आपको कूलेंट साथ में डालना पड़ेगा. शरीर में गर्मी जो है बढ़ाएगा, अगर हम लेमन की भाषा में एग्जैक्टली. तो वो आपको उसको बैलेंस करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, प्लस फाइबर डाइट. क्योंकि ये
गर्म है, जिसको हम लोग उष्णवीर्य कहते हैं। तो आपको अगर फाइबर प्रॉपर आप लेंगे, आप पानी का इंटेक ठीक रखेंगे, तो शिलाजीत तो से ज़्यादा गुणकारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी, लाइव टेस्टिमोनियल मैं खुद हूँ क्या बात शिलाजीत का। सो मैं क्या हुआ कि मैं बैडमिंटन खेल रही थी और मैंने 2-3 पॉडकास्ट में इस चीज़ को जिक्र किया है, मैं फिर से बोलूँगी इस चीज़ को। बैडमिंटन खेलते खेलते मेरा जो ये राइट फुट है, इसका सेकंड या थर्ड मेटाटार्सल में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। ओके, Me being me, running a company, running my own clinic, can't afford to sit at home. और ये भी नहीं सोच सकती थी कि प्लास्टर लगा के मतलब मैं बैठ जाऊं। मैंने अपनी शिलाजीत, आयरन शिलाजीत जो हमारी है, 4 मंथ्स रेगुलरली, अभी भी आप देखो मैंने हील्स पहने हैं, मैं जब भी आपसे मिली हूँ मैं हील्स में ही मिली हूँ। एंड फ्लैट्स तो मुझे लगता है मैं घर में जो चप्पल पहनती हूँ वही पहनती हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग हाई हील्स। सो शिलाजीत बहुत गुणकारी है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, दुनिया में बहुत सारी शिलाजीत मिल रही है, किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें, राइट? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, ये क्योंकि सबसे मार्केट बड़ा में इतना कुछ है, आप कैसे हाँ, चेक तो करेंगे आप क्या कैसे सही जज है? करोगे? सो जब भी शिलाजीत का, देखो शिलाजीत अपने आप में क्या है, इट्स अ हर्बो मिनरल, राइट? चट्टानों के फटने से जो एक्सोडस बनता है, वो शिलाजीत का निर्यास जो होता है उसको हम शिलाजीत कहते हैं। अब जब वहाँ से फट के निकलेगा, इसमें रेत भी है, माइका भी है, माने तमाम इम्प्योरिटीज़ हैं। शिलाजीत की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए इसका शोधन और मारण आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताया गया है। जो कंपनी इसका शोधन और मारण और इसकी प्योरिफिकेशन उस लेवल पे करेगी तो शिलाजीत शुद्ध है। ये तो पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने कैसे किया एग्जैक्टली। है? वन थिंग, द ब्रांड स्पीक्स अबाउट इट, राइट? क्योंकि वो ब्रांड को मेंटेन करने में, बनाने में, अपना नाम बनाने में हर एक एसिड टेस्ट से पास होना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज कि आपके पास शिलाजीत का COA होना, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैब टेस्ट आती हैं कि इसमें कितना % फुल्विक एसिड है, कितने % इसमें हैवी मेटल्स हैं या नहीं हैं, कितनी परमिसिबल रेंज में है, तो वो आपके पास पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। जो हमारी अपनी शिलाजीत, जो मेरी अपने ब्रांड की शिलाजीत है, आयरन शिलाजीत, उसमें हम हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और कैसे इसकी प्योरिफिकेशन होती है, दैट पासिस थ्रू माई आइज ओनली। सो अगर मैंने अपनी शिलाजीत 4 महीने खाई तो अपनी बॉडी में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डालूंगी जहाँ पे मैं स्केप्टिकल होंगी। सो एंड आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं 2-3 जगह पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने एक दिन रेस्ट नहीं किया, मैंने एक दिन प्लास्टर नहीं लगाया, मैंने खेला भी, मैंने कूदा भी, मैंने काम भी किया, सब कुछ किया, और मैंने हील्स भी पहनी, आज भी पहनती हूँ। अच्छा, ये तो आपसे बातचीत करके लग रहा है कि शिलाजीत में जितने सारे गुण हैं, तो ये तो एक चीज़ की हमने बात की। और अगर हम पहले हम फोकस करेंगे मेन सेक्स और हेल्थ पर ही, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए या फ़ायदेमंद है इस फ्रंट पर? फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम एक पूरा ट्री बना के चलें कि सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी है, तो एज अ ट्री उसमें कहाँ से चला, क्या ब्रांचेस बनी और कैसे वो बना। सबसे पहले इस ट्री में सबसे ऊपर आता है स्ट्रेस, राइट? एग्जैक्टली, जो हम लोग शुरुआती की थी अपनी बातचीत की। या दैट वाज द परफेक्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस से होता क्या है, हम बोलते तो है ना स्ट्रेस हो गया, बट होता क्या है, समझने की बात तो ये है। जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में, माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके चलते एज पर आयुर्वेदा आपका वात दोष और पित्त दोष दोनों बढ़ जाते हैं। अब कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। वात का क्या मतलब होता है? एयर, वायु। एयर क्या है, रुकेगी कहीं? नहीं, लगातार मूवमेंट, भागेगी। कहाँ ज़्यादा भागेगी? जहाँ पे क्रीक्स होंगे वहीं से फाड़ के निकल जाएगी ना। जब तूफान आता है तब भी तो वो यही कहता है, जहाँ सबसे वीक होता है वही स्ट्रक्चर तो पहले गिरता है। हमारी बॉडी में भी सेम वही होता है। तो वो कहाँ फाड़ेगी? जहाँ आपकी वीकनेस है, राइट? अब वीकनेस, स्ट्रेस के चलते अब वायु तो बढ़ गई, तो जहाँ वो आप हर बॉडी में एक वीक पॉइंट होता ही होता है, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ जाकर वो अपना स्थान बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्थान संश्रय, कि वहाँ पे उसने बैठ लिया। ठीक है। अब
जब वो वातदोष इतना बढ़ गया तो वो वायु तो अपने साथ सब कुछ ले जाएगी ना, तो आपके साथ पित्त दोष भी, माने आग को भी लेके जाएगी। आग को तो सबसे ज्यादा भड़काती है। अगर बिल्कुल, कहीं आग बिल्कुल। लगी है और एकदम तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, आग तो भड़केगी ना। तो वात अपने साथ बॉडी में किसको बढ़ाएगी, पित्त को। वो पित्त को उसको उसने और विशिएट कर दिया। तो स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अब जब गुस्सा बढ़ा, चिड़चिड़ापन बढ़ा, तो अग्नि का काम क्या है, सुखाना। तो उसने क्या सुखाया, आपके स्रोतस में जितने न्यूट्रिएंट्स थे उसको सुखा दिए, क्योंकि अग्नि का गुण है ना, वो तो जलाएगी, वो तो सुखाएगी। तो आपके न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया। जितना आपका न्यूट्रिशन लेवल कम होता चला गया, आपके ऑर्गन्स उतने ही श्रिंक होते चले गए। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी तो खराब हुआ। राइट। सेम वे जब स्ट्रेस हुआ तो आपका हार्ट भी खराब हुआ। अब हार्ट ने ब्लड को पंप करना कम कर दिया। पेनिस इज व्हाट, इट इज अ स्पॉन्ज ऑर्गन। एनगॉर्जमेंट कैसे होगी, व्हेन देयर इज अ ब्लड फ्लो। ब्लड नहीं आ रहा है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट की फंक्शनैलिटी स्लो हो गई। कितना सिंपल है ना समझना। बिल्कुल, उसकी फंक्शनैलिटी कम हो गई तो ब्लड फ्लो नहीं किया। जब ब्लड फ्लो नहीं करा तो इरेक्शन कैसे होगी, और अगर डिलेड इरेक्शन हो भी गई तो होल्ड कैसे होगा, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। पेड़ तो ऊपर से शुरू हुआ है ना। सो एज पर दिस एवरी मैन शुड कंसीडर, जिसका मैन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रेजिलियंस, कि मुझे स्ट्रेस से निकलना कैसे है बाहर। इसके लिए, और मैन इटसेल्फ उष्ण प्रकृति का है। ओके, अच्छा, ऐसा भी ऐसा ही है, ठीक है ना। वो पहले ही उष्ण प्रकृति का है, तो और उष्णता बढ़ गई है ना। इसीलिए मैन इज अग्रेसिव, नो। तो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात में करेंगे, टेस्टोस्टेरोन इज द रीजन ऑफ एग्रेशन। मैं वैसे बात करूं तो ये बात तो एक ही है, कान को ऐसे पकड़ोगे ऐसे पकड़ोगे, मतलब उसका मतलब जो आंसर है वो सेम है। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैन टू डू एक्सरसाइजेस, क्योंकि उससे आपकी जो वेस्ट उष्णता होती है वो आपकी एक्सरसाइजेस के थ्रू आपका पित्ता खत्म हो जाता है। ओके, सो एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग। इसके साथ साथ में ये भी थोड़ी जो जानकारी है नई है, क्योंकि आमतौर पे तो जैसे एक मतलब जब इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे ही लगता है कि एक्सरसाइज करने से तो आपकी उष्णता या उस तरह से एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि उससे जो वेस्ट है वो निकलेगा, आपका अग्रेशन खत्म हो जाएगा। बट जो आपकी कोर एनर्जी है वो आपके अंदर रहेगी। राइट। अब कोर एनर्जी को मैं बात करूंगी तो मैं ये कहूंगी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। भाई ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छा तो आपके अंदर ज़्यादा अच्छा हीम है, हीम अच्छा है तो मतलब ऑक्सीजन अच्छी है, ऑक्सीजन अच्छी है तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन काम कर रहा है। सो आयुर्वेद इज वेरी साइंटिफिक, एक्सट्रीमली साइंटिफिक। बट इसको समझने की और इसके अंदर बारीकी में जाकर उसमें से खजाना निकालने की बात अलग है। बिल्कुल, अभी आयुर्वेद पे भी हम लोग और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैंने पूछा था कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे शिलाजीत की, शिलाजीत के अलावा और क्या चीज़ें की जा सकती हैं? One is exercise. If we talk about the food, then there are certain food जो कि आपको हम कह सकते हैं कि वो एफ्रोडियासिक होते हैं। आयुर्वेद में सबसे अच्छा एफ्रोडियासिक किसको माना गया है पता है आपको? नहीं, मुझे दूध को। अच्छा। सबसे अच्छा अगर कोई शुक्र द्रव्य है तो वो दुग्ध है। अच्छा, शायद यही रीजन है कि हमने फिल्मों में देखा है कि अक्सर जब आप देखते हैं कि शादी के बाद जब कैमरे में एंटर होते हैं तो दूध का बड़ा सा गिलास दिखाया जाता है। इट्स अ रिचुअल बिकॉज एफ्रोडियासिक, यू नो, आयुर्वेद कहता ही है कि दुग्ध सबसे बड़ा शुक्र है। ओके, राइट। इसके अलावा दालचीनी वो बहुत अच्छा शुक्र द्रव्य है। केसर वो शुक्रल है। जिन लोगों को मतलब अपना एफ्रोडियासिक चीज़ें, अपनी अर्ज को इंक्रीज करना है, सो दूध में केसर डाल के और दालचीनी डाल के वो पिए ना, रोज़ पीना चाहिए। 1 गिलास दूध रोज़ पीना चाहिए। तो एक बहुत साधारण सिंपल DIY दे रही हूँ। ओके, राइट। इसी में अगर आधा चम्मच गाय का घी डाल लें तो वाह वाह क्या बात है। राइट। सो ये आपको दूध, केसर, दालचीनी, लोटस सीड्स जिसको मखाना बोलते हैं, राइट, एंड जितनी एक मुट्ठी में आपके नट्स आ जाएं इतने प्रमाण में
एक मुट्ठी नहीं, नट्स या सीड्स भी साथ में? ऑल All. सीड्स एंड नट्स बोथ, बट प्रमाण कितना होना चाहिए, जितना हाँ, आपकी एक एक मुट्ठी बराबर। में आ जाए। तो ये चीज़ें तो मस्ट हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होती हैं, जैसे अश्वगंधा वेल नोन हो गया, कौंच बीज होता है, विदारी कंद है, मूसली है, श्वेत मूसली है, एंड देन सेमल मिश्री है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब ही एफ्रोडियासिक हैं। शतावरी है, गोक्षुर है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इतनी सारी हर्ब्स को एक चम्मच ये लेना, एक चम्मच ये लेना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? राइट। तो एक मैं आपको एक रेसिपी बता सकती हूँ, जो लोग बिल्कुल, अपने लिए बिल्कुल। काम कर सकते हैं घर पे कीजिए अपने लिए काम, बहुत बढ़िया। ठीक है? सो उस रेसिपी को, और उसके लिए फिर एक उसका कंजक्शन भी बताऊंगी। आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 चम्मच नारियल का, जो नारियल होता है ना कद्दूकस किया हुआ, जो सूखा नारियल होता है, आप 3 चम्मच वो ले लो, आधा चम्मच घी ले लो। मैं एक छोटी रेसिपी बता रही हूँ, जितना ज़्यादा आपको हाँ, सामान जितनी आपको बनाना है जरूरत तो है। उस पर आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो नारियल हो गया, घी हो गया, तिल हो गए। तो नारियल जो नॉर्मली जो गोला जिसको हम लोग हाँ, बोलते हैं, हाँ, उसको हाँ। कसना है। कई बार मार्केट में आता भी है रेडीमेड, तो आई थिंक दोनों में से कौन सा? अगेन इट डिपेंड्स कि आपको उसकी क्वालिटी एश्योर्ड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद थोड़ी से मेहनत कर और कर लो। राइट। तो नारियल हो गया, घी हो गया, काले तिल हो गए, 2 से 4 अखरोट हो गए, 2 या 3 बादाम हो गए, और इसमें आधा चम्मच कौंच बीज का चूरन, आधा चम्मच आप इसमें अश्वगंधा चूरन डालेंगे, थोड़ा सा 2 या 3 इलायची को पीस के उसका पाउडर, और चुटकी भर जायफल, जिसको नटमेग बोलते हैं, है ना? तो आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए घी में, और इसके ऐसे घी कोई भी या फिर गाय का घी बेटर है? आयुर्वेद में गाय के घी की ही मान्यता है। ओके, ठीक है। सो अब ना मिले कोई तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, बट गाय का घी सर्वोत्तम है। तो उसको ऐसे करके आप थोड़ा सा उसके लड्डू बना के रख लीजिए। अब रोज अगर आप ये एक लड्डू और एक ग्लास दूध, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर लैक्टोज टॉलरेंट, जिनको इंटॉलरेंस है उनको हाँ, वो फिर तो अनुपान obviously चेंज करना पड़ेगा। सो एक लड्डू और ये एक ग्लास दूध, राइट? ये अगर आप रोज रात को सोते हुए लेंगे तो एफ्रोडियासिक इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट? अब अगर आपको इसी का प्रॉपर्टीज़ को और इंक्रीज करनी है तो रात को सोते हुए सेम आप ये ले लीजिए। साथ में जो हमारा आयरन ऑयल आता है वो आपको ट्वाइस अ डे ऑर्गन पे लगाना है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ हो जाएगा। सो जितना सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ इसमें एक प्रिकॉशन है, जब आप इस रेसिपी को यूज़ करेंगे तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका डाइजेशन लेवल कितना है। ओके, करेक्ट? ऐसा नहीं कि डॉक्टर जयता ने बोला और हमने किया तो भाई अब हमें तो एसिडिटी होगी। सो मेक श्योर कि आपका अपना डाइजेशन कैसा है, मतलब आपकी डाइजेशन अगर तो बिल्कुल नॉर्मल है तो देन यू आर ओके टू टेक दिस। अगर आपको लगता है आपका डाइजेशन स्लो है तो आपको फिर इसमें क्वांटिटीज़ कम करनी पड़ेंगी, राइट? सो उस टाइम में आपको अपने हिसाब से इसका थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ओनली वन प्रिकॉशन कि अगर आपको कांस्टेंट एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको रात को ना लेके फिर आप इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में फिर आपको बहुत सारे काम होते हैं, यू कीप ड्रिंकिंग योर वाटर, तो वो बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो ये प्रिकॉशन आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। सो इन कॉम्बिनेशन विद द आयरन ऑयल विच हैज़ टू बी लोकली अप्लाइड ऑन द ऑर्गन, जेंटली उसको मसाज करना है। दिस 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड दिस 1 लड्डू आज शुरू करेंगे तो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आप देखिए आप किस लेवल। और इसको कंटिन्यू करना है? हाँ, करो ना कंटिन्यू। इसमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। देखो साइड इफेक्ट तब होगा जब हम कुछ केमिकल डाल रहे हैं, हम तो केमिकल नहीं डाल रहे ना। हम जो हमारे खाने की ही चीज़ें जो हमारे किचन में ही है उसकी एग्जैक्ट डोज को एग्जैक्ट टाइम पे ले रहे हैं, एग्जैक्ट अनुपान के साथ ले रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो ये तो हमने मेल्स की बात की, और अगर अब हम आ जाते हैं फीमेल्स पर, और वहाँ पे तो आई थिंक और ज़्यादा लोग इस पर बिल्कुल नहीं बात करते, बिल्कुल ही नहीं बात करते, तो बात करना ही नहीं चाहते हैं इनफैक्ट। तो नॉट इवन women they don't want to talk about it. राइट। नहीं, थोड़ा सा तो खैर चेंज आ रहा है माइंडसेट में, बट स्टिल तो अब उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? सो बेसिकली सेक्सुअल जो प्लेजर है, इट इज़ द राइट ऑफ बोथ जेंडर्स, राइट?
और अगर ऐसा राइट नहीं होता तो सृष्टि कैसे चलेगी? बेसिकली सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो एक कारण से है ना, प्लेजर इज द वन रीजन। दूसरा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट आगे भी कारण है कि आपको सृष्टि को भी तो आगे रखना है, तो वो सृष्टि को जननी अगर ठीक नहीं है तो फिर आगे तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो सेक्सुअल वेलनेस वुमेन की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेन सेक्सुअल वेलनेस इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्सुअल वेलनेस का जब बात आती है फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, सो विमेन का बेसिकली 2-3 रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से शी इज़ नो मोर इंटरेस्टेड और शी इज़ नेवर इंटरेस्टेड और शी इवन गोज इनटू द रिलेशनशिप कि वैसे ठीक है मेरी ड्यूटी है ये, यू नो, इट्स नॉट माई प्लेजर, इट इज़ माई ड्यूटी। तो उसके पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज वुमन इज वेरी वेरी प्रोन टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, राइट? सो रीजन क्या है? रीजन अगेन सेम है कि वजाइना इज एन ओपन कनाल एंड व्हेन समथिंग इज इंसर्टेड इनटू इट विच हैज़ गॉट नॉट अ वेरी गुड हाइजीन, जैसे अब मेल पार्ट की पार्टनर जो है उनकी हाइजीन बहुत अच्छी नहीं है, सो हो सकता है वो इन हाइजीनिक कंडीशन उस मैन को अफेक्ट ना करे बट द वुमन शी गेट्स अफेक्टेड, रीजन बीइंग कि उसको इंसर्शन माने अपने अंदर रिसीव करना है ना, तो वो उसके चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। अब यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है वो क्योरेबल है बट एक बार हो गया तो वो बहुत वुमन प्रोन हो जाती है उसी इन्फेक्शन को दोबारा मतलब उससे इन्फेक्ट होने के लिए, बिकॉज बैक्टीरिया जो हैं वो साइलेंट कॉलोनीज बना लेते हैं वहाँ पे। तो वुमन को अगर एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसको इन्फेक्शन हो गया तो एक भय बैठ गया ना उसके अंदर, सो शी वुड जस्ट यू नो कि मुझे नहीं, आज नहीं, कल नहीं, इस तरफ की बहुत सारी उसमें उलझन आ जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है सिस्टाइटिस की। जो सिस्टाइटिस होता है वो बहुत मतलब बर्निंग सेंसेशन देता है इन योर लो वजाइनल एरिया, उसको भी ट्रीट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग शर्म के मारे इस बारे में बात ही नहीं करते, वो ये बताना ही नहीं चाहते कि मैं एक सेक्सुअल मेरा इंटरकोर्स हुआ उसके बाद से मुझे ये जलन का प्रॉब्लम, वो सहम जाएगी, खुल के बात ही नहीं करेगी। वो बहुत मतलब जिस वुमन को ये होता है ना उसको पता चलता है कि मुझे कितनी भयंकर प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग होती है वजाइनल ड्राइनेस। अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विल नेवर एवर बी द प्लेजर फॉर अ वुमन, इट विल बी अ टॉर्चर। तो उस वजाइनल ड्राइनेस को ओवरकम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 जो मतलब फैक्टर्स होते हैं वो वुमन सेक्सुअल हेल्थ को बहुत बहुत मतलब अच्छे से इम्पैक्ट डालते हैं। जो अगर ये आपके कॉलम्स ठीक हैं, सो आई थिंक वुमन ऑल्सो एंजॉयज द सेक्सुअल रिलेशनशिप एज विद द मैन एंजॉयज इट। तो ये तो आपने इतनी सारी चीज़ें अभी हमारे साथ शेयर की कि अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनके लिए आपने बहुत सारी रेमेडीज़ जो घर में भी की जा सकती हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं, तो फिर आप लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए भी बताएं। हाँ, तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक जो रेमेडी है वो मेरी बहुत फेवरेट रेमेडी है। मुझसे जब भी कोई बोलते हैं तो मतलब इट्स ऑलवेज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यू कैन से दैट। वी वर टॉकिंग अबाउट कि वुमन, व्हाट इज़ वुमन? अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन अ वुमन, राइट? तो बोले हाँ भाई वुमन ऐसा है वैसा है, बट आई ऑलवेज डिफाइन अ वुमन, इट इज़ अ एक्सेस ऑफ estrogen and progesterone. Okay. That is a woman. Correct? अब ईस्ट्रोजन जैसे जैसे गिरेगा प्रॉब्लम्स की मार पड़नी शुरू हो जाएगी। तो क्यों ना कुछ ऐसी रेमेडी हो कि वो ईस्ट्रोजन को हम मेंटेन करके रखें। बहुत सुंदर एक बहुत प्यारी एक हर्ब होती है, उसको बोलते हैं शतावरी, है ना? सो शतावरी इज अ फाइटो एस्ट्रोजन, राइट? मेरा बहुत फेवरेट है ये। सो फाइटो एस्ट्रोजन माने प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है बट केमिकल नहीं है इसमें। सो हर वुमन को दूध में आधा चम्मच शतावरी चूर्ण और आधा चम्मच हनी डाल के 1 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए। अच्छा, हनी का क्या रोल है? हनी बेसिकली क्या होता है कि एक तो स्वीटनर का काम करता है, वो आपको पैलेटेबल बनाएगा। सेकेंडली ये प्रॉपर्टीज़ को एनहांस कर देता है।
आप जो भी चीज़ ले रहे हैं शायद हाँ। इसीलिए कहते हैं ना मॉर्निंग में भी आप नींबू वगैरह लेते हैं डाल के हाँ। पानी में, तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें हाँ। तो एब्जॉर्प्शन बेटर द होगा। फर्स्ट थिंग इज, अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। अब पहली चीज़ क्या होती है, आप कोई भी खाना खाते हो, हम्म, आपकी जिवा को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, हम्म, इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? चेहरे पे वी आता डू है। लाइक दिस। हम्म, सो ये सिर्फ यही नहीं होता, ये पूरी बॉडी body में होता है। माने हमने अपने आप को हम्म, क्लोज कर लिया, अब कोई चीज़ डाली, वो चीज़ अच्छी है, तो वो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आहा। हाँ, तो हाँ, वहीं क्या से फायदा? पहली धातु बन जाती है रस धातु, ओके, राइट? सो व्हेन वी मेक एनीथिंग पैलेटेबल ऑन अ हेल्दियर नोट, तो आपका रस धातु का निर्माण बहुत अच्छा होता है। ये आयुर्वेद कहता है, कोई साइंस नहीं, कोई साइंस इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती सिवाय आयुर्वेद के। पहली धातु क्या बनी? रस धातु। हमारी बॉडी में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हाँ, फिर बना ओज, हम्म, राइट? अब शुक्र माने खाली शुक्र, सीमेन नहीं। हम्म, In man it is a semen, in woman it is the menstrual, the ovum. जब रस धातु आपकी अच्छी है तो सारी सब्सिक्वेंट चीजें भी अच्छी बनेंगी। तभी कहते हैं ना, अन्न वैसा खाए जिससे मन भाए। हम्म, हर कहावत के पीछे बहुत साइंस है। तो इसलिए कि आप दूध में आधा चम्मच शतावरी लेके थोड़ा सा उसमें और हनी अगेन डालें। जिन लोग को दूध नहीं सूट करता है या फिर डायबिटिक हैं तो फिर तो वो शहद हटा देंगे। हाँ, वो शायद भी हटा और देंगे, वो दूध- अगर दूध हटाना चाहें वो भी हटा दें, देन दे फिर वो या तो ग्रीन टी में ले लें, टेबलेट्स या भी आती है ना, शायद टेबलेट्स भी आती होंगी। शतावरी चूरन आता है, शतावरी टैबलेट्स आते हैं, वो ले हाँ। सकते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस रेमेडी, सो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छा, बात कर okay. रही थी। हम्म, नहीं तो अदरवाइज आप शतावरी की कोई भी कल्पना ले सकते हैं। ठीक सो है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड प्लस जैसे मैंने पहले बोला, शिलाजीत। तो 2 चीज़ें आपने महिलाओं के लिए बताई हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जो किचन में या डाइट में पर्टिकुलरली, मतलब ये तो हम लोग कुछ जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी रूटीन का खाना है हमारा। हेल्दी फूड, बैलेंस्ड फूड। आजकल बहुत फैट डाइट्स चलती हैं ना, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, राइट? फिर उसके बाद आता है फैंसी कि डाइट्स आ गई, बहुत actually। फैंसी डाइट्स आ गई हैं, और फिर उसके बाद आता है ब्राउन राइस ही खाने हैं, आज सिर्फ मुझे प्रोटीन डाइट ही लेनी है। इसमें ये सब simple है, गलत, जितना गलत, simple रखें। बिल्कुल गलत। आयुर्वेद हमेशा सामंजस्य की बात करता है, समन्वय की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, सदियों से करता आया है, सदियों तक ये चलता रहेगा। आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्ब, फैट सब चीज़ होना चाहिए। आप अपनी डाइट में केवल प्रोटीन पे रहोगे, अमीनो एसिड्स तो बनेंगे, लेकिन ग्रीजिंग ख़त्म हो जाएगी भाई आपके जॉइंट्स की, आपकी स्किन रिंकल की हो जाएगी, क्योंकि कोलाजन बनना बंद हो जाएगा। सो आपकी डाइट में हेल्दी फैट होना भी इम्पॉर्टेंट है, कार्ब होना भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन होना भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों फैक्टर्स आपके होने चाहिए। इससे बड़ा कोई मंत्रा ही नहीं है। नहीं, देखिए बैलेंस डाइट तो खैर बेस्ट है, पर होता है ना कि किसी ये पर्टिकुलर चीज़ है, मान लीजिए हमें आयरन के लिए खाना है तो गुड़ हो गया या फिर आपका अनार हो गया, तो वैसे ही मैं पूछ रही थी कि क्या कोई और चीज़ भी ऐसी है हमारी डाइट में जिसको कि हम बढ़ा दें, फीमेल्स के लिए, मतलब पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, जिससे कि- पालक, ब्रोकली, मशरूम्स, अनार, ये हर फीमेल को एज पर सीजन ज़रूर लेना चाहिए। और जब विंटर्स आ जाती हैं ना, तो हर फीमेल को बाथू, अच्छा, बथुआ बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, बट बथुआ बाथू किसके लिए नहीं अच्छा होता? ओके, नहीं, बाथू सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपकी बोन्स के लिए, ओके। अच्छा, मुझे आपके जॉइंट्स के लिए। और ये बेचारा तो इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती, कहीं कॉर्नर पे रखा होता है साग के बीच में, सरसों के साग। मैं मेरे क्लिनिक में जितने भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे बाथू बहुत होता, बाथू बहुत होता, तो मैं उनको बोलती हूँ बाथू लो, धो, छाया में सुखा के रखो और उसको पूरा साल खाओ। बहुत बढ़िया है, ये अच्छा टिप दिया आपने, नेक्स्ट टाइम से फॉलो करूँगी। क्योंकि वैसे इसको मुझे सारे साल खाओ। क्योंकि पर्सनली होता है ना कि कई लोगों को, मुझे टेस्ट वाइज बहुत पसंद है तो सर्दियों में तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप इसको सुखा करके पूरे साल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मेथी को भी रखो, मेथी को भी सुखा लो, तोड़ लो, सुखा कर उसको, पर सुखाना छाया में है ना, धूप में, तेज धूप में नहीं सुखाना। उसको भी, मेथी को भी सुखा कर आप रखो। तो जैसे गर्मियों में जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आप बहुत वीक फील करते हो, तो
जैसे आप कुछ भी खाना बनाते हो तो उसमें वो सूखी हुई मेथी का एक पाउडर हाँ। का एक चम्मच ऊपर से डाल दो, एक तो खाने का टेस्ट अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी की सारा जो ये मतलब मलिनता जिसको जिसको टॉक्सिसिटी कहते हैं हम लोग, खासकर कि बहुत मतलब वात बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आप लेजी हो जाते हो, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। डॉक्टर अजिता, जब भी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो मिसकॉन्सेप्शन उसके साथ आता है। लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। तो आपका इतना लंबा करियर है, आप बताइए ऐसी कौन सी 3 मेन मिसकॉन्सेप्शंस या गलतफहमियां होती हैं इसको लेकर के? 3 में से सबसे पहली जो 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 मतलब आप कहें कि समंदर है आज की डेट में, साइज़। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको लगता है कि उनका जो ऑर्गन का साइज़ है वो स्मॉल है और उससे वो मतलब इतना इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे तो मैरिज ही नहीं करनी है, मुझे किसी लड़की ने बोल दिया या किसी मुझे मेरे मेरे फ्रेंड ने बोल दिया अरे तेरा तो साइज़ छोटा है। अब वो मुझे किसी ने पोर्नोग्राफी दिखा दी, उसमें साइज़ इतना बड़ा होता है, तो मैं तो मैरिज करूँगा ही नहीं। और मैं ये बात कहती हूँ कि साइज़ डज नॉट मैटर। एग्जैक्टली, ये Why क्वेश्चन would मैं पूछने size वाली थी। matter? Why would size matter? That is an organ and उस organ ने अपना काम करना है, उसका काम है vagina के अंदर insert होना, right? And vagina is a canal, जो वो that's a canal, right? So initially only 2 and 2.5 inches. That is the only part where the vagina is got the sensation. आफ्टर दैट तो कोई सेंसेशन ही नहीं है। सो इतना बड़ा ये जहर फैल चुका है स्पेशली इन मैन, मतलब कि साइज 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 और इसी साइज के चलते पता नहीं मेरे पास कितने, मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगी, वो मेरी अपनी लाइफ का अब तक का सबसे भयानक किस्सा, इतना डेडली मतलब मेरा वो मतलब जो मेरे एक पेशेंट ने मुझे फीडबैक दिया कि मतलब पैसा भी बहाते हैं अपने अंदर, कुछ भी मेटल्स कुछ भी डाल लेते हैं, कोई भी चीज़ की मतलब 4 वाइग्रा खाने से 2 वाइग्रा खाने से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जस्ट इमेजिन, मतलब लोग अपनी हेल्थ से खेलना शुरू कर देते हैं। इट कैन बी फेटल ऑल्सो। सो आई टेल यू वन थिंग, एक मेरे पास एक पेशेंट का फीडबैक आया था, तो उनको बोला कि अगर आप ये भस्में लोगे ना तो आपका साइज़ बढ़ जाएगा और फिर आपका टाइमिंग्स भी बहुत बढ़ जाएंगी। उनको किसी ने बोला और उन्होंने टॉक्सिसिटी लेवल तक स्वर्ण भस्म ले लिया और नेक्स्ट डे वो आईसीयू में जाके एडमिट हुए। तो होना ही था, राइट? कि नहीं, मुझे बताया गया कि इससे साइज़ भी बढ़ जाता है और इससे टाइमिंग्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई ऑलवेज से साइज डज नॉट मैटर, व्हाट एट ऑल इट मैटर्स इज द एक्ट, इज द एन्जॉयमेंट, राइट? दूसरा, लोगों को टाइमिंग्स का बहुत इशू रहता है। अरे मैंने देखा था एक पिक्चर में, वो तो आधे घंटे तक मतलब ही वॉज गुड ऑन इन द बेड, तो मेरा तो टाइमिंग्स डॉक्टर साहब सिर्फ 4 या 5 मिनट है। ऑर्गेज़म जो होगा, ऑर्गेज़म तभी होगा जब आप एक सेटिस्फाइड होंगे, एंड आफ्टर दैट द सीमन हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बॉडी, वो इजैकुलेशन होना है। सो दैट इज़ नॉट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। देखो समझो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो होता है, वी डायग्नोज द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन व्हेन इजैकुलेशन हैपन्स इन लेस देन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। आफ्टर दैट आपको 10 मिनट्स में ऑर्गेज़म हो रहा है, 15 मिनट्स में ऑर्गेज़म हो रहा है, 7 मिनट्स में ऑर्गेज़म हो रहा है, बट दैट इज द टाइम ऑफ योर क्वालिटी, तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है, करेक्ट? सो साइज एंड टाइम, ये दोनों इतने बड़े मिसकंसेप्शन हैं जिसने, और ये जो मैं आपको ये मिसकंसेप्शन बता रही हूँ, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग मतलब कम पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों के मतलब के बेसिस पे भी बात कर रही हूँ। इवन अ वेल एजुकेटेड मैन वुड स्पीक लाइक दिस। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, जिसको अवेयरनेस नहीं है
जिसे पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास उसको ये गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पढ़े लिखे समझदार सो कॉल्ड समझदार लोगों को भी अगर ये वाले हाँ। मिसकंसेप्शंस हैं तो और it's मैं quite मुझे इतनी प्रियंका strange. मुझे इतनी हैरानी होती है इस बात पे कि एक सेकंड के लिए मैं मतलब ऐसे ज़रूर देखती हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप तब भी ये बात कर रहे हैं कि साइज और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये जनता मतलब हमारे हर मतलब मेन जो हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, even I would say the sex education is very important. And father should talk to his son and he should tell him right education देना फैमिलीज में एक लेवल पे 17-18 साल का आपका बच्चा हो गया, 15-16 साल का बच्चा हो गया, बजाय इसके कि वो हाफ नॉलेज बाहर ले, अ फादर मस्ट टॉक बिकॉज हॉर्मोन्स उसके भी बन रहे हैं, राइट वो भी प्यूबर्टी की स्टेज में हैं। तो जितना अच्छा गाइड आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कर सकते हैं, उतना अच्छा गाइड उसको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसकी इंक्विजिटिवनेस जो है वो रॉन्ग साइड पे नहीं जाएगी। सो वो एक्सेसिव मास्टरबेशन करना, साइज को कंपेयर करना विद अदर उसके फ्रेंड्स के साथ, तो ये बहुत हीन भावना का शिकार हो जाते हैं यहाँ पे। सिमिलरली एज अ मदर, ऑल मदर्स शुड टॉक टू देयर डॉटर्स, ओपनली बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इसका क्या मतलब होता है, सेक्सुअल एज कैसे आपको एक्सेप्ट करना, बॉडी चेंजेस आपको कैसे एक्सेप्ट करने हैं, गुड टच बैड टच क्या होता है। एवरी मदर शुड टीच देयर डॉटर। इफ वी डू नॉट टॉक एज अ मदर टू आवर डॉटर्स, वो डॉटर्स का फेलियर नहीं है, दैट इज़ द फेलियर ऑफ अ मदर। तो डॉक्टर अजिता, आपने हमें बहुत ही डिटेल में बताया कि कैसे कितने सारे मिसकंसेप्शन हैं मेन सेक्सुअलिटी को लेकर, या फिर विमेन को भी हमने एड्रेस किया अपनी बातचीत में, जिस पर कि अक्सर बात होती ही नहीं है। और फिर सबसे अच्छी बात जो थी हमारी इस बातचीत की वो ये थी कि आपने बहुत सारी रेमेडीज़ भी बताई कि आप कैसे आपके जो घर के अंदर, आपके किचन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको सही मात्रा में सही वक्त पर लेना है, और उतने भर से जो है आपका मैजिकल रिजल्ट आ सकता है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर आप आई और अपना वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.